ऑडियो 2। सुनियोजन की सही परिणति। बड़े शहर बसाने और बढ़ाने में लगी हुई बुद्धिमत्ता यदि अपनी योजनाओं को ग्रामोन्मुखी बना देने की दिशा में मुड़ गई होती तो अब तक सर्वत्र छोटे छोटे स्वावलंबी और फलते फूलते कस्बे ही दिखाई पड़ते। न शहरों की घिचपिच, गंदगी तथा विकृतियों का भार वहन करना पड़ता और न गांव से प्रतिभा पलायन होते जाने के कारण उन्हें गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए बाधित होना पड़ता। युद्धों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में समान रूप से अपराध घोषित किया जाता। छोटे पंचायतों की तरह अंतर्राष्ट्रीय पंचायतें भी विवादों को सुलझाया करतीं। आयुध सीमित मात्रा में पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के पास ही रहते तो युद्ध सामग्री बनाने में विशाल धनशक्ति और जनशक्ति लगाने के लिए वैसा कुछ न बन पड़ता जैसा कि इन दिनों हो रहा है। यह जनशक्ति और धनशक्ति यदि शिक्षा संवर्धन, उद्योगों के संचालन, वृक्षारोपण आदि उपयोगी कामों में लगी होती तो युद्ध के निमित्त लगी हुई शक्ति को सृजन कार्य में नियोजित करके इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया होता जो अद्भुत और असाधारण होता। शिक्षा का प्रयोजन अफसर या क्लर्क बनना न रहा होता और उसे जनजीवन तथा समाज व्यवस्था के व्यवहारिक पक्षों के समाधान में प्रयुक्त किया गया होता तो सभी शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत होते और अपनी समर्थता का ऐसा उपयोग करते जिससे सर्वत्र विकास और उल्लास बिखरा बिखरा फिरता। हर शिक्षित को दो अशिक्षितों को साक्षर बनाने के उपरांत ही यदि किसी बड़ी नियुक्ति के योग्य होने का प्रमाण पत्र मिलता तो अब तक अशिक्षा की समस्या का समाधान कब का हो गया होता। उद्योगों का प्रशिक्षण भी विद्यालयों के साथ अनिवार्यतः जुड़ा होता तो बेकारी, गरीबी की कहीं किसी को शिकायत न पड़ती। प्रेस और फिल्म, यह दो उद्योग जनमानस को प्रभावित करने में असाधारण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान की इन दो उपलब्धियों के लिए यह अनुशासन रहा होता कि उनके द्वारा उपयोगी मान्यता प्राप्त विचारधारा को ही छापा जाएगा या फिल्माया जाएगा तो इनसे मनुष्य की बहुमुखी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होती, जनसाधारण को सुविज्ञ और सुसंस्कृत बना सकने में सफलता मिल गई होती। समाधान इस प्रकार भी संभव था। बुद्धि के धनी भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों तथा दबाव से चलते हैं। यदि सामाजिकता, कुरीतियों और वैयक्तिक अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाड़ बनाई गई होती जो उनके लिए अवसर ही न छोड़ती तो जो शक्ति बर्बादी में लगी हुई है उसे सत्प्रयोजनों में नियोजित देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को न मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की ही छूट रही होती तो बढ़ी हुई गरीबी में से एक भी दृष्टिगोचर न होती। सब समानता और एकता का जीवन जी रहे होते। फिर न खाइयाँ खुदी दिखती और न टीले उठे होते। समतल भूमि में समुचित लाभ उठा सकने का अवसर हर किसी को मिला होता। तब इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके सदुपयोग से धरती का कण कण धन्य हो गया होता। नशेबाजी, दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता, पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता तो आज धीमी आत्महत्या करने के लिए किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। इस लानत से बच जाने पर लोग शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते और हर प्रकार की बर्बादी, बदनामी से बच जाते। अन्याय, दुर्व्यसनों से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई हैं। बनाव, श्रृंगार, सज धज के अनेक स्वरूप शान बनाने जैसे लगते हैं। आभूषणों में ढेरों धन बर्बाद हो जाता है। बढ़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उनकी हानियां गले उतारता तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई हैं, इस प्रकार अड़ी और खड़ी न रहती। ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव हो पाता है, पर यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। पिछले दिनों हुआ भी यही है। चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई है।
इसका प्रमाण यह है कि ठाट बाट की चकाचौंध सब और दिखते हुए भी मनुष्य बेतरह खोखला हो गया है। चिंता, उद्विग्नता, आशंका, अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब ओर बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट नहीं दिखता। मानसिक दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना हुआ है। निराशा में आशा की झलक। सामयिक परिस्थितियों में से यह कुछ चर्चा भर है। यहाँ यह समीक्षा की गई है कि यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास पुरुषार्थ संभव होता तो ही भला था। निराश मनस्थिति ऐसे में बनना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है। सृजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हों, यह बात नहीं। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं है। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलताएं होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसे देखकर आश्चर्य होता रह सके। मिस्र के पिरामिड, पनामा की नहर, स्वेज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण में ही संपन्न हुए हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन धकेलते हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति व मुंह से निकली ऐसी जैसी जादू भरी हुंकार व उद्देश्य संपन्न कर दिखाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में हारते हुए ब्रिटेन वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, विक्ट्री अर्थात जीतना हमें ही है, चाहे शत्रु कितना ही प्रबल क्यों ना हो। इस संकेत सूत्र का इतना प्रचार हुआ कि यह सुनिश्चित विश्वास का, विजय का एक प्रतीक बन गया। इस हुंकार ने जादुई परिवर्तन कर दिखाया एवं युद्ध से बिस्मार हो रहा यूरोप जागकर उठ खड़ा हुआ। टूटा हुआ जापान हिरोशिमा की विभीषिका के बावजूद सृजन प्रयोजनों में निरत रहा, मनोबल नहीं टूटने दिया व आज आर्थिक मंडी सारे विश्व की उसी के हाथ में है। सुनिश्चित है कि लोगों की आस्थाओं को युग के अनुरूप विचारधारा को स्वीकारने हेतु उचित मोड़ दिया जा सके तो कोई कारण नहीं कि सुखद भविष्य का, उज्जवल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव न हो सके। यह प्रवाह बदलकर उल्टे को उलटकर सीधा बनाने की तरह भागीरथी कार्य है, किंतु असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है। क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टे दस्त तो लगते ही हैं, जान जोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। क्रोधी को बदले में प्रतिशोध सहना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गंवा बैठता है। अपव्ययी लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। कुकर्मी लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित और मनोयोग पूर्वक व्यस्त रहने वाले अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में दिन रात सफल होते चले जाते हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। सतयुग वही काल था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी भी नहीं थकते हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उदंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती डराती, जलती जलाती जिंदगी जीते हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते बुद्धि वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए हैं। विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है।
पर जब लिफाफे का कलेवर उघाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे विषाणुओं, जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विडंबना शालीनता के परित्याग का ही प्रतिफल है। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति के इतने आधार खड़े कर देती जो सतयुग की तुलना में कहीं अधिक बढ़े चढ़े होते। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग की विभाजन रेखा को ही मिटाकर रख दिया है। तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रवाह। मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह हो सकता है। वही इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्न और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सज्जनता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और सहयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे वातावरण में व्यक्तियों का विकृत और समाज का अधःपतित होना स्वाभाविक है। सार्वभौम संतुलन तो बन ही कैसे पड़े। वायु प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बेतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा और आतंक से संत्रस्त किए हुए हैं। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समस्या का ढूंढते ढूंढते 10 और नई विपन्नताएं बढ़े चढ़े रूप में सामने आ खड़ी होती हैं। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई है। आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है। बाढ़, भूकंप, रोग शोक के ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटित होते रहते हैं। माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई है। अणु आयुधों, मृत्यु किरणों और विषैले रसायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निस्तब्ध पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह होता है। लगता है कि हर दिशा में उमड़ने वाले विनाश के बादल कहीं महाप्रलय तो करने नहीं जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि उन असह्य प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में छितरा न जाए और इसके अस्तित्व का कहीं अता पता भी शेष न रहे। साधारण अनुभव में पृथ्वी भी स्थिर दिखाई पड़ती है। दिन पर दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतर सकने वाले जानते हैं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह है तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने पर भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का पर्यवेक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थिति इन दिनों में विस्फोटक है और बारूद के ढेर पर बैठे हम सब निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनने जा रहे हैं। 20वीं सदी का अंत इन दुर्दशाओं के बीच होगा, इसकी चेतावनी विशेषज्ञों से लेकर भविष्यवक्ता तक समान रूप से देते रहे हैं। आशंका है कि वह दुर्दिन कल परसों ही कहीं सामने आ खड़ा न हो। विकास के नाम पर हम विनाश की दिशा में चले हैं। आज ही सब कुछ पा लेने की सोच में हम विनाश को बुरी तरह दांव पर लगाते रहे हैं। पृथ्वी के खनिज भंडार चुक सकते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आहार विहार तो दूर, राह चलने के लिए भी पृथ्वी छोटी पड़ सकती है। जीवनी शक्ति गंवा बैठने के बाद लोग मक्खी मच्छरों की तरह बेमौत मरेंगे। सद्भाव और सहयोग के अभाव में लोग प्रेत पिशाच से अधिक कुछ रहेंगे ही नहीं, भले उनके पास सज्जा और संपदा कितनी अधिक क्यों न हो। लक्षण आज भी सामने हैं। कल तो उनके घटने की ही नहीं, बढ़ने की ही आशंका है।